50 रेप, 13 मर्डर, लेकिन पुलिस और कानून की गिरफ्त से बाहर। फिर 40 साल बाद पकड़ा गया ये दरिंदा। कौन था ये अपराधी और कैसे 40 सालों तक इसने कानून की आंखों में धूल झोंकी? साल था 1974। कैलिफोर्निया के एक शहर वैसालिया के एक घर में चोरी होती है और फिर चोरी का सिलसिला चलता रहता है। पुलिस चोर को ढूंढने की कोशिश में लगी रहती है। जिस इलाके में चोरियां हुई थी, पुलिस वहां सिक्योरिटी बढ़ा देती है, यहां तक कि उस चोर पर इनाम भी रखा जाता है। 2-3 साल बाद शहर में चोरियां होनी बंद हो जाती है और तब तक 100 से ज्यादा चोरियां हो चुकी थी। चोर कैश, ज्वेलरी, कॉइन जैसे सामान चुराता और फिर पुलिस की जी तोड़ कोशिश के बावजूद भी नहीं पकड़ा जाता। और फिर साल 1974 में कैलिफोर्निया के एक और शहर सैक्रामेंटो से खबर आती है कि 18 जून को एक महिला का रेप हुआ। पुलिस कार्यवाही शुरू करती है और विक्टिम से पूछताछ करने पर पता लगता है कि एक आदमी रात को घर में घुसता है। उसके मुंह पर मास्क था और उसके पास हथियार भी था। हथियार दिखाकर वो डराता है और कहता है कि अगर शोर किया तो उसे मार डालेगा, और फिर उसके हाथ बांधकर जबरदस्ती करता। पुलिस उस रेपिस्ट का पता लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि उनके सामने और केसेस आ जाते हैं। पहले तो लगता है कि ये आदमी अलग है, पर सारे केसेस को जब देखा जाता है तो उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलती हैं। जैसे कि वो ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो घर में अकेली रहती हो या फिर उस वक्त घर में अकेली हो। पहले वो इन इलाकों की रेकी करता और फिर मौका देखकर स्लाइडिंग डोर या फिर खिड़की के जरिए रात को घर में घुस जाता। पर इन सब केसेस में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। उसके पास चाकू, गन या कोई ना कोई हथियार हमेशा रहता। वो अपने शिकार को हथियार दिखाकर डराता, धमकाता। वो फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करता और अक्सर घर में टीवी ऑन करके स्क्रीन पर टॉवल डाल देता ताकि हल्की हल्की रोशनी आती रहे। हमले से पहले अपने शिकार की रैकी करता और पूरी छानबीन व इंतजाम के बाद हमला करता। और इन सब सिमिलैरिटीज से ये सब साफ हो जाता कि क्राइम करने वाला इंसान एक ही है। मामला मीडिया में पहुंच जाता है और न्यूज आती है कि वो अकेली महिलाओं को ही टारगेट करता है। इसको वो अटैकर एक चैलेंज की तरह लेता है और उसे लगता है कि लोग उसे कमजोर समझ रहे हैं। और इसके बाद उसने कपल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो रात को घर में घुसता, रूम्स में जाता, उनके मुंह पर फ्लैशलाइट मारकर उन्हें जगाता और फिर गन दिखाकर डराता। और यही उसका पैटर्न हुआ करता था। वो लेडी के कंपेनियन को हाथ पैर बांधने को बोलता और फिर उसे कोने में बिठा देता और उसी के सामने लेडी के साथ जबरदस्ती करता। कई बार तो वो आदमी को बिठा देता, उसके ऊपर कुछ बर्तन या फिर सामान रख देता ताकि अगर वो तनिक भी हिले तो उसे पता चल जाए, और लेडी को दूसरे रूम में ले जाकर उसका रेप करता। सालों तक कैलिफोर्निया के लोग इसी दहशत में जीते रहे और लोग अपने घर के दरवाजे, खिड़की सब बंद करने लगे। वो 3 साल तक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के शहरों में क्राइम करता रहा और करीबन 50 सेक्सुअल असॉल्ट कर चुका था। उसे ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। 5 जुलाई 1979 को इस शहर में आखिर रेप हुआ और फिर कुछ वक्त तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पर किसी को नहीं पता था इसके बाद जो होने वाला है वो और भी डरावना है। सैक्रामेंटो शहर से ऐसी खबरें आना बंद हो गई, लेकिन 1 अक्टूबर 1979 को साउथर्न कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा काउंटी के शहर में ग्लोटिया के एक घर में एक घुसपैठिया घुस गया और कपल को बांध दिया। कपल भागने की कोशिश करते रहे, चिल्लाते रहे, तो पड़ोसी उसकी चीख सुनते हैं। उसे भागना पड़ता है ताकि वो पकड़ा न जाए। लगभग 3 महीने बाद 30 दिसंबर 1979 को एक कपल की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पर उससे पहले लेडी का रेप भी किया जाता है और यह ऐसा पहली बार हुआ था कि रेप के बाद कत्ल किया गया हो। इससे पहले जितने भी केस आए थे उसमें किसी की हत्या नहीं की गई थी, तो पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि रेप करने वाले और कत्ल करने वाले में कोई संबंध या फिर दोनों व्यक्ति एक ही हैं। समय बीतता जाता है और रेप और मर्डर का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सेंटा बारबरा और इरविन के आसपास के इलाकों में कुल 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पर यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। हत्यारा नकाब में आता, उसके पास हथियार होना और पीड़ित को बांध कर उसके साथ जबरदस्ती करना। बस फर्क इतना था कि अब वो उन्हें मार देता था ताकि कोई भी सबूत ना बचे। साउथ कैलिफोर्निया में उसे ओरिजिनल नाइट स्टॉकर का नाम दे दिया गया था। 1974 में ये सब शुरू हुआ था जो 1986 तक चला। 1986 में आखिरी कत्ल हुआ और फिर कत्ल का सिलसिला भी रुक गया और काफी वक्त बीत गया।
अब ऐसा कोई और केस नहीं आया, लेकिन पुलिस की छानबीन जारी थी। उसका कोई नतीजा नहीं आया क्योंकि ये सब अपराध उस वक्त में हो रहे थे जब ना तो मोबाइल फोन्स होते, ना ही सीसीटीवी और ना ही साइंस ने भी इतनी तरक्की की थी। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और पुलिस के पास अपराधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से पुलिस अपराधी तक पहुंच नहीं पाती। पर पुलिस जानती थी कि ये सब गुनाह करने वाला इंसान कोई एक ही है, जिसे अब गोल्डन स्टेट किलर के नाम से जाने जाना लगा था। इस गोल्डन स्टेट किलर पर चोरी, बलात्कार और कत्ल जैसे इल्जाम थे। जहां भी कोई वारदात होती, पुलिस वहां से पीड़ित और अटैकर के सैंपल्स जरूर कलेक्ट कर लेती। हालांकि उसका उस समय कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त और गुजर जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसका नाम पॉल होल्स था, वो शुरू से इस केस में जुड़े हुए थे। साल 2001 में अमेरिका में नेशनल जेनेटिक डेटाबेस बनाया जाता है। इसमें ज्यादातर क्रिमिनल्स के डीएनए प्रोफाइल स्टोर थी। गोल्डन स्टेट किलर का डीएनए प्रोफाइल भी नेशनल डीएनए डेटाबेस में डाला जाता है, लेकिन कोई मैच नहीं मिलता है। पर जेनेटिक टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था और जल्द प्राइवेट कंपनीज भी जेनेटिक टेस्ट करने लगी। पर इसमें काफी साल लग जाते हैं। इन कंपनी के पास बहुत से लोगों का डाटा था, क्योंकि लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में जानने के लिए इस साइट पर अपना डीएनए सैंपल डालते थे। दिसंबर 2017 में इसी जेनेटिक जीनियोलॉजी का यूज करके इन्वेस्टिगेटर पॉल होल्स जेड मैच नाम की एक साइट पर किलर का डीएनए प्रोफाइल डाल देते हैं और मैच आने का इंतजार करते हैं। फाइनली कुछ मैच आते हैं और उन सब लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है। उन्हें उम्र, लिंग और कद-काठी के आधार पर फिल्टर किया जाता है। इसमें कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर एक इंसान बच जाता है जिसका नाम जेम्स डिएंगलो, और उसी पर शक जाता है। 18 अप्रैल 2018 को डिएंगलो की गाड़ी के दरवाजे पर हैंडल से उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, जो गोल्डन स्टेट किलर के डीएनए से मैच हो जाता है। 24 अप्रैल 2018 को उसे हिरासत में लिया जाता है। डिएंगलो एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था और उसे जब पकड़ा गया वो 72 साल का हो चुका था। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है और इस तरह 44 सालों के बाद एक खूंखार अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। और अब तक इसके ऊपर 50 से ज्यादा रेप, 13 मर्डर के चार्जेस हो चुके थे।